नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 इतिहास पुस्तक के तीसरे अध्याय का अध्ययन किया था, उसी में आगे हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं अगला बिंदु देखिए, एक नई व्यवस्था। यानी पिछले वीडियो में हमने स्थायी बंदोबस्त की जो एक तरह प्रणाली थी, है ना, उसको हमने पढ़ा, उसका अध्ययन किया, है ना, और उसके बारे में हमने जाना कि वो किसानों के लिए कितनी घातक सिद्ध हुई और किसानों की जो ज़मीन थी, एक तरह से वो खेती थी, वो चौपट हो गई। और जब किसान लोग समय पर लगान को एक तरह से देने में, राजस्व भुगतने में असमर्थ होते थे, तो उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। पुश्तैनी जो ज़मीन थे उनसे उनको बेदखल कर दिया जाता था। तो अगला देखिए, एक नई व्यवस्था कौन सी आई, उसका यहाँ पर करेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था। यानी 19वीं सदी के शुरुआत में कंपनी के जो बहुत सारे अधिकारी थे, उनको ये अनुभव हो चुका था, ये यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो लगान की जो हमने ये एक तरह से प्रणाली नियुक्त की है ना, इसमें हमको बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत होती थी, तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। यानी उन्होंने एक तरह से ये सोचा कि जब कंपनी को शासन और व्यापार के लिए अपने खर्चे चलाने के और पैसे की ज़रूरत हो, तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। यानी जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, है ना, उसी तरह लगान को बढ़ाना आवश्यक है। ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिसाब अब तक उत्तर प्रदेश में है। यानी उस समय जो ये उत्तर पश्चिम जो प्रांत था, है ना, बंगाल का, ये वर्तमान में जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश में है, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। इस क्षेत्र के लिए एक नई कर व्यवस्था उन्होंने तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। कब किया गया? 1822 में। ठीक है। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। उनका ये मानना था कि जो उत्तर जो भारत है, ठीक है, उस क्षेत्र में गांव जो होता है एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, एक महत्वपूर्ण एक तरह से इकाई है, और उसको बचाए रखना चाहिए, बचाए रखना बहुत आवश्यक है। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, यानी एक तरह से निरीक्षण किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। यानी उनके द्वारा एक तरह से गांव का निरीक्षण दौरा किया गया। ठीक है। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। ठीक है। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, यानी उसको लगान जो थी राजस्व की, वो एक तरह से निश्चित नहीं की गई, फिक्स नहीं की गई। ठीक है। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। जिस प्रकार एक तरह से स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की जो दर थी उसको निश्चित किया गया था, है ना, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, वो यहाँ पर प्रणाली नहीं अपनाई गई। इसमें क्या किया गया? देखिए, समय समय पर संशोधन की, यानी बदलाव करने की, एक तरह से परिवर्तन करने की गुंजाइश, एक तरह से वहाँ पर ये एक बात रखी गई कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ये कौन सी प्रथा थी? महलवाड़ी, जो मैंने आपको बताया था पहले। यानी इस प्रथा में क्या होता था, इस प्रणाली में क्या होता था, गांव का जो मुखिया होता था उसको ये काम सौंपा जाता था कि आपको आपके पूरे गांव का राजस्व एकत्रित करके और एक तरह से राज्य में चुकाना है, उसको अदा करना है। ठीक है। अगला देखिए, मुनरो व्यवस्था भी हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने
लगा। ये हमने पहले उत्तर भारत की बात की थी, उत्तर के इलाकों की। अब दक्षिण भारत के जो इलाके हैं वहाँ पर भी स्थायी बंदोबस्त की जगह, यानी उसकी जगह नई प्रणाली, नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवाड़ी है ना का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। यानी ये जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी, इसको कहाँ पर लागू किया गया, यानी टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध चले थे कंपनी के और उनके द्वारा कब्जे में कुछ इलाके ले लिए गए थे, वहाँ पर इस व्यवस्था को आजमा कर देखा गया। ठीक है, थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी इसका प्रयोग एक तरह से प्रयोगात्मक जो कार्य था वो कुछ क्षेत्र में किया गया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में ये व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, अब देखिए हमने 3 व्यवस्थाएं पढ़ ली, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। ठीक है, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, है ना, परमानेंट, है ना, जिनका एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदारी का कार्य होता है, वो होते हैं परंपरागत। ठीक है, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों, रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, किसानों से ही एक तरह से राजस्व का जो एक तरह से निर्धारण करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। ठीक है, राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यानी राजस्व की दर जो निश्चित की जाए उससे पहले उनके खेतों का, उनकी ज़मीन का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाए और उसका सर्वेक्षण किया जाए। ठीक है, मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। उनकी ये सोच थी थॉमस मुनरो की कि हमको पिता के रूप में अपनी जो जनता है, किसान है, इनकी एक तरह से रक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला बिंदु, सब कुछ ठीक नहीं था। क्या कुछ ठीक नहीं था वो देखेंगे। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। देखिए अब यहाँ पर महलवाड़ी और रैयतवाड़ी जैसी नई प्रथाएं, नई प्रणालियाँ शुरू की गई, लेकिन उनमें भी कुछ समस्याएं दिखाई देने लगी। देखते हैं कौन कौन सी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। जो अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे उन्होंने लगान की दरें बहुत बढ़ा दी, क्योंकि इसमें गुंजाइश रखी गई थी लगान में संशोधन किया ना, समय समय पर लगान को बढ़ाया जा सकता था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँव से भाग रहे थे, कुछ बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए, है ना। इस परेशानी से दुखी होकर के, है ना, और किसान जो लोग थे गांव को छोड़ करके भागने लगे, गांव वीरान हो गए। ठीक है, आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी उनकी जो आशाएं थी उन पर पानी फिर गया। आगे देखिए, यूरोप के लिए फसलें, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा अपने देश यूरोप के लिए कौन सी फसलें एक तरह से यहाँ पर पैदा करवाई जाने लगी। अंग्रेज़ों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने ये बात महसूस की, उनको ऐसा लगा कि हम केवल यहाँ से गाँव से, ग्रामीण इलाकों से केवल राजस्व वसूल करने पर ही ध्यान दे रहे हैं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से हम यहाँ पर उन्हीं फसलों का उत्पादन भी कर सकते हैं जिनकी यूरोप में अधिक मांग होती है। ठीक है, 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। यानी 18वीं जो सदी थी उसके आखिर तक जो कंपनी थी उसने क्या किया कि हमारे यहाँ पर नील की और अफीम की खेती थी, उसको करने पर बहुत अधिक जोर दिया गया। ठीक है, इसके लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसान को मजबूर कर रहे थे, है ना। यानी वो अपने मन मर्जी से किसानों के द्वारा फसल उत्पादन करवा रहे थे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश जिसको कहते हैं उसमें गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में पंजाब में कपास,
मद्रास में चावल, यानी वो अपने मन मर्जी तरीके से इन क्षेत्रों में ये फसलें पैदा करवा रहे थे। ठीक है, यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की एक पद्धति है, उसको अच्छी तरह समझें। किस तरह से उन्होंने करवाया, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो हम पढ़ेंगे नील की जो खेती है उसके बारे में, यहाँ पर हमको जानकारी प्राप्त होगी। देखिए चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दिखाई गई है। बाईं तरफ चित्र नंबर 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं, यानी ये। ठीक है, दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया, यानी ये जो गहरा नीला कलर जो हमको दिखाई दे रहा है इसका प्रयोग किया गया है। देखते हैं, इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील। और नील को हम आज भी जानते हैं, नील आता है ना, और जो हम बहुत से कार्यों में हम नील को लेते हैं, रंग की तरह होता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया? यानी नील की एक तरह से खेती की गई और उसके द्वारा इस रंग को पैदा किया गया, नील को पैदा किया गया। तो इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है ना, वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है, यानी एक खेती की जाती है इस पौधे की और जिसको कहा जाता है नील, है ना, नील की खेती। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से तैयार किया गया होगा। ठीक है, उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, यानी सबसे बड़ा उत्पादक देश था। ठीक है, भारतीय नील की मांग क्यों थी? अब सोचने की बात यह है कि क्या ऐसी खूबी थी भारत के नील में जो उसकी विदेशों में बहुत अधिक मांग थी? इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगाया जाता है, यानी इसकी पैदावार एक तरह से इसकी खेती अधिक कहाँ की जाती है? उष्णबंधी जो उष्ण कटिबंधीय इलाके हैं वहाँ पर 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी, यानी बहुत कम मात्रा में ये यूरोपीय बाज़ारों में पहुंच पाता था। ठीक है, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, यानी बहुत अधिक महंगा भी होता था। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी एक और पौधा था वोड नाम का, उससे ये नीला रंग तैयार करते थे। क्यों? क्योंकि इसकी नील की कीमत उनके बाज़ारों में बहुत अधिक थी। ठीक है, वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। ठीक है, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगाया जाता था। कौन सा? वोड। ठीक है, नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। यानी वोड पौधे की जो खेती वहाँ के किसान करते थे, है ना, उनको एक तरह से नुकसान होने लगा, क्योंकि हमारी भारतीय नील वहाँ बड़ बाज़ारों में पहुँच गई और उसे कंपटीशन होने लगा, प्रतिस्पर्धा होने लग गई। तो वहाँ के जो उत्पादक थे, है ना, यूरोप के, उन्होंने अपनी सरकारों पर दबाव डाला, क्या कि नील के जो आयात है इस पर पाबंदी लगा दी जाए, इसको यहाँ आने से रोका जाए। ठीक है, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। लेकिन जो रंगरेज जो होते थे, बुनकर जो होते थे, एक तरह से कपड़े का जो कार्य करते थे, उनको कपड़े रंगने में जो एक तरह से नील थी वही पसंद आती थी। ये वोड का जो उत्पाद था उनको पसंद नहीं आता। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, है ना, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। ठीक है, 17वीं सदी तक आते आते 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर
लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया। ठीक है। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो और फ्रांसीसी ब्राज़ील में, पुर्तगाली, जमैका और ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे, यानी एक तरह से वहाँ पर भी नील की खेती होने लगी। ठीक है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उससे कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रजाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। अब नील की मांग बढ़ी और उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाले आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। यानी नील की पूर्ति जो यहाँ से अमेरिका से वेस्ट इंडीज से होती थी वो एक तरह से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। ठीक है। उनको नील नहीं मिल पा रही थी। यह नील कहाँ से मिल सकता था? अब उनके सामने यही प्रश्न एक मुख्य रूप से खड़ा हो गया, सामने उभर करके आया कि उनको नील कहाँ से मिल सकती थी। ठीक है। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, अब भारत की ओर ध्यान जाएगा। ठीक है। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। यानी ब्रिटिश कंपनी है, जब उसने देखा यूरोप में भारतीय नील की मांग बहुत अधिक है तो वो उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से रास्ते ढूंढने लगी। ठीक है। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों में छा गया। यानी जिस नील की खेती बंगाल में होती थी वो इतनी उत्तम किस्म का था कि वो एक तरह से पूरी दुनिया के बाज़ारों में छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। देखिए एक समय जब था 1788 में ब्रिटेन के द्वारा जो नील आयात किया जाता था उस आयात में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग कितना था? 30%। यानी 100% आयात किया जाता था, उसमें भारतीय नील कितनी थी? 30%। जबकि आगे देखिए 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% पहुंच चुका था। देखिए कितनी तेज़ी से एक तरह से विस्तार हुआ है ना, कितनी तेज़ी से यहाँ से हमारे भारत से नील का निर्यात किया जाने लगा। ठीक है। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। ठीक है। उत्पादन के लिए वो एक तरह से नील की खेती में निवेश करने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी, यानी सरकारी नौकरियों को छोड़कर नील की खेती में लग गई। ठीक है। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आ गए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंकों द्वारा कर्जा देने को तैयार रहते थे। यानी एक तरह से नील की खेती बहुत बड़े पैमाने पर हमारे भारत में होने लगी। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।